हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती और आप देख रहे हैं आर्य दिव्या एकेडमी। मैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की थी। अध्याय 1 विविधता की समझ, जो कि 9 पेज हो गया था। मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दी थी 9 पेज। मैं आज आप यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये देखिए, पहले इसको मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशे को कैसे प्रभावित करती है। इनकी सूची बनाइए। आपको अगर आपके घर में एटलस है तो आप उसमें से देख सकते हैं। एटलस में नक्शा में देख सकते हैं कि लद्दाख कहाँ पे है और केरल कहाँ पे है। फिर मैं आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट के लिए बता देती हूँ। जैसे ये हो गया भारत, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे केरल हो गया। केरल का क्षेत्र जो है दक्षिण दिशा में, यहाँ पे केरल होता है। इसके नीचे समुद्र है। और लद्दाख जो है वो ऊपर जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर के हिस्से को 2 भागों में बांट करके अब उसे लद्दाख बनाया गया। एक हिस्से को लद्दाख बनाया गया और दूसरे हिस्से को जम्मू कश्मीर बनाया गया। जो ऊपरी हिस्से में लद्दाख हो जाएगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लद्दाख, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। लद्दाख जो है वो वहाँ पे पहाड़ी एरिया है और रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख में बहुत कम ही वर्षा होती है। देखिए मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व साइड में बसा है लद्दाख, जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल ही नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि लद्दाख के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं तो आप ऑप्शन में दिया रहेगा मक्खन, चीज एवं मांस। ठीक है। पश्मीना शॉल पूछेगा, पश्मीना शॉल जो है जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। और कहाँ चला गया? देखिए, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिससे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म जो एक तिब्बत कहाँ पहुँचे, किस रास्ते से पहुँचते थे, तो लद्दाख के रास्ते से। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है।
तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में प्रचलित है। देखिए इसको दोस्त याद रखिएगा, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है, तो ये केसर सागा जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। देखिए यहाँ पे पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें हैं, पश्मीना शॉल बुन रही है। अब देखिए हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य। मैं आपको बताई थी नीचे साइड में दक्षिण हो गया और पश्चिम नीचे बोला जाता है, दक्षिण साइड नीचे हो, तो दक्षिण पश्चिमी कोने में है। मैं आपको बता दी थी शुरू में ही। बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। देखिए इसमें दोस्त एक आएगा कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण बना। देखिए सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले यहाँ कौन से व्यापारी आए, तो अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, वे 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है, तो संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मछली पकड़ने का ये चीनी जाल है। देखिए ये यहाँ पे मछली पकड़ने का जाल यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। देखो भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए थे केरल के कालीकट पे 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे भारत केरल के कालीकट पे। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वल्ला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इनमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक त्यौहार मनाया जाता है केरल में नाव पे बैठ करके। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षक है। ये नाव प्रतियोगिता होता है इस त्यौहार को ओणम का त्यौहार कहते हैं। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार
के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दाखिला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यहाँ पे देखिए कविता दिया गया है, भारतीय जन नाट्य संघ। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून हमारे प्यारे ना भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। ये देखिए दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू जी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भाषण देते हुए यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जब लोग शांतिपूर्ण जो है कर रहे थे, शांति प्रिय निहत्थे लोगों में जब वहाँ पे इकट्ठे होकर के शांतिपूर्ण तो जनरल डायर ने उन सब निहत्थे लोगों को जो शांतिपूर्ण जो बाग में इकट्ठे होकर सभा जो वहाँ पे कर रहे थे, सब लोग सभा कर रहे थे, उन लोगों को जब जनरल डायर को पता चला कि वहाँ पे सभी लोग आकर के सभा कर रहे हैं तो उसने गोलियां उन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाने वाला कौन था? जनरल डायर, इसको याद रखिएगा। जो बाग में इकट्ठे होकर हिंदू महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जाने गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं?
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा, जवाहरलाल नेहरू की किताब है भारत की खोज, ठीक है, ये जो है भारत की खोज। उनकी भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। फ्रेंड्स, सभी जो विविधता की समझ है वो पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फ्रेंड, अगर कोई त्रुटि हो गई तो इसके लिए सॉरी। मैं अभी नई हूँ, मुझे अभी उतना समझ नहीं है। मैं और कोशिश करूँगी, मैं और मेहनत करूँगी। अगर इसे पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।